हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी। आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में। इस वीडियो में हम रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे। ये एमसीक्यूज की सीरीज का हमारा 6th वीडियो है और ये सारे वीडियोस हर उस स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके किसी भी तरीके के पेपर में रिसर्च एप्टीट्यूड या शोध अभिवृत्ति से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या रिसर्च मैथोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको अगर हमारे चैनल से रिलेटेड और कंटेंट चाहिए, वीडियोस चाहिए या फ्री कोर्सेज में एनरोल होना है तो आप हमारी वेबसाइट metaeducation.co.in पर लॉगिन करा सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप एंड इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। ये एमसीक्यूज आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। सो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 76th क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 75 क्वेश्चन अपने 5 वीडियोज में कवर कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देखे होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो में सेम पैटर्न चलेगा। क्वेश्चन नंबर लिखना है और उस क्वेश्चन का आंसर क्या करेक्ट है वो लिखना है। हमारा लाइव सेशन है, इसमें हम आपके साथ चैटिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप ड्यूरिंग वीडियो हमसे पूछ सकते हैं। अगर बाद में भी आप देख रहे हैं तो कमेंट के थ्रू आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं जिससे हम आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, एथनोमैथोडिकल स्टडी इज अ। एथनोमैथोडिकल अध्ययन है। ए ऑप्शन है फिलोसफिकल रिसर्च, दार्शनिक शोध, बी हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक शोध, सी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक शोध, एंड डी सोशियोलॉजिकल रिसर्च, सामाजिक शोध। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बताइए, आपका टाइम खत्म होने वाला है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सोशियोलॉजिकल रिसर्च, सामाजिक शोध। एथनोमेट्रिकल स्टडीज जो होती हैं वो मेन किसी एथनिक ग्रुप पर की जाती हैं। उनका क्या कल्चर है, उनका रहन सहन कैसा है, खान पान क्या है वहाँ पर, ये सारी चीज़ें एक एथनोमेथोडिकल रिसर्च के अंतर्गत आती हैं। बहुत सारे अप्रोच हैं। मैथमेटिक्स में भी एथनोमैथमेटिक्स एक अप्रोच है जो यूज़ किया जाता है इसी जो टाइप ऑफ रिसर्च है उसके अंतर्गत। तो इसका हमारा पर्पस होता है सोशियोलॉजिकल जो भी एस्पेक्ट है उसको लाना मेन। उसके अलावा हम यहाँ पर एजुकेशन भी देख सकते हैं या और दूसरी चीज़ें भी देख सकते हैं, पर ये मेन जो एस्पेक्ट होता है इसका और पर्पस होता है वो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट या सोशियोलॉजिकल फिनोमेना के ऊपर रिसर्च करना। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और जो लोग अभी तक हमारे वीडियो को नहीं लाइक किए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे कि वो भी लाइव सेशन में आ पाएँ और हमारे साथ में क्वेश्चंस के आंसर दे पाएँ और जो भी एमसीक्यूज हैं उनके डाउट अगर उनको होता है तो वो पूछ पाएँ। क्वेश्चन नंबर 77, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च इज अ। फिनोमिनोलॉजिक शोध है। ए क्वालिटेटिव रिसर्च गुणात्मक शोध, बी क्वांटिटेटिव रिसर्च परिमाणात्मक शोध, सी ट्रेंड रिसर्च रुझानात्मक शोध, या डी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च विवरणात्मक शोध। कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए। फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च किसके अंतर्गत आती है। यस, करेक्ट ऑप्शन इज क्वालिटेटिव रिसर्च। ये एक टाइप की गुणात्मक शोध या क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। क्वेश्चन नंबर 78, आई होप आप लोग के आंसर सही जा रहे होंगे और आप वीडियो के साथ साथ आंसर जरूर देखे होंगे। केवल देखने से वीडियो को फायदा नहीं होगा, जब तक आप आंसर नहीं देंगे तब तक आप लोग के डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो चलिए 78 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। यहाँ पर आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रचालित जांच नहीं है, मतलब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा नहीं है इसमें से। ऑप्शन ए इज टी टेस्ट, बी इज साइन टेस्ट, सी इज काई स्क्वायर टेस्ट एंड डी इज रन टेस्ट। इनमें से कौन सा नॉन पैरामेट्रिक नहीं है, जल्दी बताइए। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टी टेस्ट। टी टेस्ट हमारा एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, ना कि नॉन पैरामेट्रिक। उसके अलावा साइन टेस्ट हुआ, काई स्क्वायर टेस्ट हुआ या रन टेस्ट हुआ, ये सारे हमारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, अ रिसर्च पेपर एक शोध पत्र है। इसमें से जो चारों ऑप्शन है उसमें से सेलेक्ट करके बताना है। इज अ कंपिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक, एक शोध पत्र किसी विषय पर सूचनाओं का संकलन होता है। बी कंटेन्स ओरिजिनल रिसर्च एज डीम्ड बाय द ऑथर, लेखक द्वारा माना गया मूल शोध निहित होता है। सी कंटेन्स पीयर रिव्यूड ओरिजिनल रिसर्च और इवेल्युएशन ऑफ रिसर्च कंडक्टेड बाय अदर्स, समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है। डी कैन बी पब्लिश्ड इन मोर देन वन जर्नल,
एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जा सकता है। तो कौन सा करेक्ट आंसर है इसमें से जल्दी बताइए। एक रिसर्च पेपर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? क्या एक से अधिक पत्रिकाओं में उसको हम प्रकाशित कर सकते हैं? किसी विषय पर सूचनाओं का संकलन होता है? कौन सा सही है इसमें से आंसर? यस, करेक्ट आंसर इज बी, कंटेन्स ओरिजिनल रिसर्च एज डीम्ड बाय द ऑथर। एक रिसर्च पेपर में जो मूल जो शोध किया गया है वो सारी चीज़ें निहित होती हैं। ऐसा नहीं है हमने इधर उधर से इन्फॉर्मेशन ली और एक पेपर बना दिया वो हमारा रिसर्च पेपर कहलाएगा। वो आर्टिकल रिसर्च आर्टिकल कहला सकते हैं, बट एक जो रिसर्च पेपर या शोध पत्र होता है उसमें किसी भी रिसर्चर के द्वारा जो मेन रिसर्च की गई है उसका डेटा, उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आई होप आपको एक रिसर्च आर्टिकल एंड रिसर्च पेपर में जो डिफरेंस है वो भी समझ में आ गया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया या नहीं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ गुड रिसर्च एथिक्स? निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी से संबंधित है? ए, पब्लिशिंग द सेम पेपर इन 2 रिसर्च जर्नल्स विदाउट टेलिंग द एडिटर्स, संपादकों को बताए बगैर एक शोध पत्र को 2 शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करना। बी, conducting a review of the literature that acknowledges the contribution of other people in the relevant field or relevant prior work, साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों या प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो। सी, trimming outliers from a data set without discussing your reasons in a research paper, किसी शोध पत्र में अपने तर्कों पर चर्चा किए बिना ही आंकड़ों से रूपरेखा को व्यवस्थित करना। Including a colleague as an author on a research paper in return for a favor, even though the colleague did not make a serious contribution to the paper. शोध पत्र में किसी भी सहयोगी को उससे कृपा दृष्टि पाने हेतु लेखक के रूप में शामिल करना, भले ही उस सहयोगी ने शोध पत्र में कोई बड़ा योगदान ना दिया हो। कौन सा इसमें से जो रिसर्च एथिक्स है उसकी कैटेगरी में आता है, या कौन सा अनएथिकल है उसको हटा के एक एथिकल जो है वो बताना है आपको। सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, कंडक्टिंग अ रिव्यू ऑफ द लिटरेचर दैट एक्नॉलेजेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर पीपल इन द रिलेवेंट फील्ड और रिलेवेंट प्रायर वर्क। आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना चाहिए, जो भी रिलेवेंट उससे रिलेटेड जो फील्ड है उससे पहले जो काम किया है उन लोगों ने उन सभी को वहाँ पर एक्नॉलेज करना चाहिए। ये आपका एक रिसर्च एथिक्स का पार्ट है। आप एक पेपर को 2 जगह पब्लिश नहीं करा सकते, ये अनएथिकल होता है। आप डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, पर आउटलायर्स को आपने हटा दिया। आउटलायर्स मतलब जो आपके डेटा में डेटा की पूरी कैलकुलेशन को गड़बड़ा दे रहे हैं, उन लोगों को आपने फाइंड करके सैंपल को छोटा कर दिया, तो ये भी अनएथिकल माना जाता है। और लास्ट जो था वो ये था कि आपने ऐसे किसी भी अपने सहयोगी को या ऐसे किसी जो भी कलीग है उसको नाम लिख दिया अपने रिसर्च पेपर में जस्ट बिकॉज फ्रेंडशिप, बट ऐसा नहीं होता। आप किसी को भी जिसने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है आपके पेपर में उसका नाम अपने पेपर में नहीं लिख सकते। तो बाकी के तीनों ऑप्शन अनएथिकल हैं और जो रिसर्च एथिक्स के अंतर्गत आता है वो है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोग सभी आंसर्स दे रहे होंगे और आपके आंसर सही जा रहे होंगे। जो लोग नहीं आंसर दे रहे हैं या सही तरीके से आंसर नहीं दे रहे हैं, जैसे बहुत बार देखा जा रहा है कि आप केवल ए बी ऐसा लिख के छोड़ देते हैं। आपको आंसर देना है 80.A 80.B, इस तरीके से आंसर लिखना है जो भी क्वेश्चन नंबर है उसके साथ। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी? निम्नलिखित प्रतिदर्श प्रणालियों में से कौन सी संभाव्यता पर आधारित नहीं है? मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी नहीं है आपको वो बताना है। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझ के बताइएगा। ए इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श। बी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्तरबद्ध प्रतिदर्श। सी कोटा सैम्पलिंग, कोटा प्रतिदर्श। एंड डी क्लस्टर सैम्पलिंग, समूह प्रतिदर्श। विच वन इज करेक्ट? जल्दी बताइए, आपका टाइम खत्म हो गया है। यस, सही आंसर इज कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग जो है वो आपकी नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंतर्गत आती है। बाकी की जो है जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया, स्ट्रेटिफाइड या क्लस्टर सैम्पलिंग हो गया, वो आपकी सारी आती हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत। हमारे चैनल पर सैम्पलिंग से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोस भी हैं और उसके एमसीक्यू से रिलेटेड वीडियोस भी हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82, अ वर्कशॉप इज, एक कार्यशाला होती है। अ कॉन्फ्रेंस फॉर डिस्कशन ऑन अ टॉपिक, किसी विषय पर चर्चा के लिए सम्मेलन। बी अ मीटिंग फॉर डिस्कशन ऑन अ टॉपिक, किसी विषय पर चर्चा के लिए बैठक। सी अ क्लास एट अ कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी इन विच अ टीचर एंड द स्टूडेंट डिस्कस अ टॉपिक,
किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में कक्षा जहां अध्यापक और विद्यार्थी किसी विषय पर चर्चा करते हैं। डी, अ ब्रीफ इंटेंसिव कोर्स फॉर अ स्मॉल ग्रुप emphasizing the development of a skill or technique for solving a specific problem। एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीक के विकास पर बल दिया गया हो। विच वन इज करेक्ट आंसर? यस, करेक्ट आंसर इज बी। कोई भी वर्कशॉप में केवल कॉन्फ्रेंस या सेमिनार जैसी मतलब प्रेजेंटेशंस या डिस्कशंस नहीं होते। जो वर्कशॉप होती है उसका पर्पस होता है कुछ नया क्रिएट करना। तो वहाँ जो डिस्कशंस होते हैं उसमें कुछ लोग कुछ सीखते हैं, दूसरे लोग कुछ बता रहे होते हैं और उन सभी का कोलैबोरेटिव वर्क करके कुछ नया डेवलप किया जाता है। वो पर्पस होता है वर्कशॉप का। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड? इन चारों में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का एक प्रकार नहीं है? ए, सिंगल ग्रुप एक्सपेरिमेंट, बी, रेजिडुअल एक्सपेरिमेंट, ए है एकल समूह प्रयोग, बी है अपशिष्ट समूह प्रयोग, सी पैरेलल ग्रुप एक्सपेरिमेंट समानांतर समूह प्रयोग, एंड डी रेशनल ग्रुप एक्सपेरिमेंट विवेकपूर्ण समूह प्रयोग। इनमें से कौन सा सही नहीं है ऑप्शन एक्सपेरिमेंटल मेथड का? सही आंसर दीजिए जल्दी से, ए, बी, सी या डी। यस, करेक्ट आंसर इज बी, रेजिडुअल ग्रुप एक्सपेरिमेंट। ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी सारे ए, सी और डी जो हैं वो आपके एक्सपेरिमेंटल मेथड के टाइप हैं। सिंगल ग्रुप लेना है, पैरेलल ग्रुप लेना है या रेशनल ग्रुप एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, ये सारे आपके एक्सपेरिमेंट के टाइप हैं बी को छोड़कर। आई होप आपका आंसर सही गया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, a PhD scholar conducted a study with a view to address the language problem of tribal children at elementary level. This study can be categorized as। पीएचडी के एक छात्र ने प्राथमिक स्तर पर आदिवासी बच्चों की भाषा संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए एक अध्ययन किया। इस अध्ययन को निम्नलिखित के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें से किस कैटेगरी में उसे रखा जा सकता है? ए इज एक्शन रिसर्च, क्रियान्वित अनुसंधान, बी अप्लाइड रिसर्च, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, सी बेसिक रिसर्च, आधारिक अनुसंधान, एंड डी नन ऑफ द अबव। उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट आंसर है इसका? जल्दी बताइए। यस, बी इज द करेक्ट आंसर, इट इज अप्लाइड रिसर्च। इसे एक्शन रिसर्च इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये उस स्कूल के टीचर ने नहीं करा है जो भी रिसर्च कर रहा है। रिसर्च करने वाला पर्सन एक पीएचडी स्कॉलर है, तो ये एक अप्लाइड रिसर्च के जो है क्षेत्र में आएगा। आई होप आपको डाउट नहीं होगा इसमें कोई। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 85, एन इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ स्लो लर्नर अंडरटेकन इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट बाय अ टीचर कैन बी टर्म्ड एज। अनुसंधान योजना में शिक्षक द्वारा मंदग्राही बच्चे की गहन जांच को क्या कहा जा सकता है? ए, एक्शन रिसर्च, क्रियान्वित अनुसंधान, बी सर्वे सर्वेक्षण, सी केस स्टडी वृत्त अध्ययन, डी इथनोग्राफी नृजाति वर्णन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताइए, आपका टाइम खत्म हो रहा है। यस, करेक्ट आंसर इज एक्शन रिसर्च। यहाँ देखिए डिफरेंस है, यहाँ जो है जो भी रिसर्च की जा रही है वो उसी टीचर के द्वारा की जा रही है, ना कि रिसर्चर के द्वारा। इसलिए ये एक एक्शन रिसर्च का पार्ट है, ना कि प्रॉपर कोई भी काइंड ऑफ रिसर्च। आई होप आपके डाउट अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, in experimental research an investigator normally prefers to formulate null hypothesis rather than research hypothesis because प्रयोगात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता सामान्यतः अनुसंधान प्राकल्पना की अपेक्षा निराकरणीय परिकल्पना का निरूपण बेहतर समझता है। क्यों? मतलब नल हाइपोथेसिस क्यों बनाई जाती है, जो मेन रिसर्च हाइपोथेसिस होनी चाहिए वो क्यों नहीं बनाते हैं? इसका रीजन यहाँ पर दे रखा है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है विच वन इज द बेस्ट रीजन। ए, इट इज इजी टू फॉर्मुलेट नल हाइपोथेसिस, निराकरणीय परिकल्पना का निरूपण आसान होता है। बी, इट इज रॉन्ग टू फॉर्मुलेट रिसर्च हाइपोथेसिस, अनुसंधान परिकल्पना का निरूपण गलत है। सी, नल हाइपोथेसिस आर स्टैटिस्टिकली टेस्टेबल, निराकरणीय परिकल्पनाओं को संतोषजनक ढंग से परखा जा सकता है। एंड डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यस, करेक्ट ऑप्शन इज सी, नल हाइपोथेसिस आर स्टैटिस्टिकली टेस्टेबल, निराकरणीय परिकल्पनाओं को संतोषजनक ढंग से परखा जा सकता है। हमेशा
रिसर्च में नल हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं, बट अभी जो नया ट्रेंड आया है रिसर्च के एरिया में, हम नल हाइपोथेसिस की बजाय ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर फोकस करने लग गए हैं। पर नल हाइपोथेसिस बनाने का जो रीज़न होता था वो ये होता था कि हम केवल नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप अपने रिसर्च में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को बना भी रहे हैं, पर जब आप एनालिसिस करने जाएंगे तो उस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अपोजिट आपको नल हाइपोथेसिस बना के फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए पहले नल हाइपोथेसिस को ही रिसर्च में रखा जाता था, बल्कि अभी भी कई जगह रखा जाता है, पर अपने अपने इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग अब रिसर्च में नया ट्रेंड यह आ रहा है कि हमें ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर फोकस करना चाहिए, मतलब रिसर्च हाइपोथेसिस जो है उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि नल हाइपोथेसिस पर। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डिस्कशन है तो आप मेन कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हैं इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अगर आप डिस्कस करना चाहें तो। क्वेश्चन नंबर 87, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेस्टिंग ऑफ अ नल हाइपोथेसिस इफ इट इज सिग्निफिकेंट एट, निराकरणीय परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में यदि यह निम्नलिखित स्थिति में महत्वपूर्ण हो, मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि अगर नल हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंट है 0.05 लेवल पर, तो वो, और हम उसके आगे स्टेटमेंट और क्या कह सकते हैं, मतलब इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। फर्स्ट, इफ इट इज सिग्निफिकेंट एट 0.05 it is also significant at 0.01. B, if it is significant at 0.01 it is also significant at 0.05. C, it is not significant at 0.01. D, if it is significant at 0.01 it is not significant at 0.05. ये आपको अल्फा लेवल दे रखे हैं। आई होप आपको इसके बारे में नॉलेज होगा। अगर कोई भी डाउट है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो हम प्रॉपर वीडियो से रिलेटेड बना देंगे। वैसे एक वीडियो हमारे चैनल पे नल हाइपोथेसिस को टेस्टिंग से रिलेटेड है, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन करेक्ट जो है आपका आंसर वो है बी, अल्फा इक्वल्स इफ इट इज सिग्निफिकेंट एट 0.01 इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट एट 0.05। अगर ये 0.01 पर सिग्निफिकेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि 0.05 पर भी वो सिग्निफिकेंट होगी। कैसे, देखते हैं। देखो, अगर हमारे जो, इसको हम एक टी टेस्ट जो होता है उसमें हम एनपीसी के थ्रू टेस्ट करते हैं, ठीक। तो ये हमने एनपीसी कर्व या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ले लिया। अब इसमें जो बीच वाला रीजन है हमारा 0.5% पर, अगर 0.05 अल्फा लेवल पर देखा जाए या 5% पर देखा जाए, तो ये जो बीच वाला रीजन है वो हमारा एक्सेप्टेंस का रीजन रहता है, और इसके बाहर का जो रीजन रहता है वो हमारा रिजेक्शन का रहता है। मतलब रेड लाइन से बाहर का सारा रीजन दोनों तरफ रिजेक्शन का रीजन रहता है। अगर कोई हाइपोथेसिस 0.1 लेवल पर सिग्निफिकेंट है, मतलब हम कहेंगे इसके बीच वाले एरिया में वो सिग्निफिकेंट है। किसके, ब्लू लाइंस के बीच का जो सारा एरिया है वहां पर उसका एक्सेप्टेंस रीजन है, ठीक है। वो नल हाइपोथेसिस के एक्सेप्टेंस रीजन की बात कर रहे हैं, और उसके बाहर जो है वो उस नल हाइपोथेसिस के रिजेक्शन का रीजन है, ठीक। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है वो इसके बाहर वाले एरिया में आ रही होगी। अगर नल हाइपोथेसिस जो है इफ इट इज सिग्निफिकेंट, दैट मीन्स 0.01 से का जो लेवल है ब्लू लाइन से बाहर वाले एरिया में आपकी वो हाइपोथेसिस आ रही होगी। अगर वो 0.01 पर सिग्निफिकेंट है, दैट मीन्स 5 पर वो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट होगी। बट अगर वो 5% पर सिग्निफिकेंट है तो हम ज़रूरी नहीं कह सकते कि वो 1 पर भी सिग्निफिकेंट होगी, क्योंकि हो सकता है वो रेड और ब्लू वाले रीजन के बीच में आ जाए। अगर रेड और ब्लू वाले रीजन के बीच में आएगी तो वो केवल 5% पे सिग्निफिकेंट होकर रह जाएगी, पर 1% पे सिग्निफिकेंट नहीं होगी। अगर आप में से अभी भी किसी का डाउट इसके रिगार्डिंग क्लियर नहीं हुआ है तो वो हमारी उस वीडियो को जाके देख सकता है। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, तो आपका डाउट उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, अ रिसर्चर कंपेयर्ड द मीन IQ स्कोर ऑफ रेंडमली सेलेक्टेड गवर्नमेंट in private school student and arrived at conclusion that private school curriculum has significant positive effect on intelligence of students as compared to that of the government school. This study can be categorized as, एक अनुसंधानकर्ता ने यादृच्छिक रूप से चयनित सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों
के विद्यार्थियों की बुद्धिलब्धता के अंकों के माध्यम की तुलना की और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्राइवेट विद्यालय की पाठ्यचर्या पर सरकारी विद्यालयों की शिक्षा की तुलना में विद्यार्थियों की बुद्धि पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस अध्ययन को निम्नलिखित में से किस में वर्गीकृत किया जाएगा? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, जल्दी से ध्यान से आंसर दीजिए इसका। ए इज एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक रिसर्च, बी एक्सपोज फैक्टर रिसर्च कार्योत्तर शोध, सी हिस्टोरिकल रिसर्च ऐतिहासिक शोध, डी केस स्टडी। विच वन इज करेक्ट? जल्दी बताइए इसका आंसर। यस, एक्सपोज फैक्टो रिसर्च इसका आंसर होगा या कार्योत्तर शोध इसका आंसर होगा। यहाँ उसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया आईक्यू बच्चों का कि किस एक्सपेरिमेंट को करने से, किस विधि से पढ़ाने से बच्चों का आईक्यू बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। जो आईक्यू का स्टेबल थी, जो आईक्यू पहले से उनमें उनका था, उसने बस उन्हें कंपेयर किया। ठीक, तो वो घटना घटित हो चुकी है पहले से, जो उनका आईक्यू जैसा बनना था वो बन चुका है। उसने बस उन बच्चों के जो भी आईक्यू है उसे कंपेयर किया है बाद में। तो ये हमारी एक्सपोज फैक्टर रिसर्च के अंतर्गत आएगा। ये हमारा ना तो केस स्टडी है, ना हिस्टोरिकल रिसर्च है, ना एक्सपेरिमेंटल है। तो इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन है आपका एक्सपोज फैक्टर रिसर्च। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 89। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम और स्टूडेंट हमारे लाइव वीडियो को देख पाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर एज रीजन। यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं, एक अभिकथन या असर्शन है, एक रीजन या उस स्टेटमेंट का जो असर्शन है उसका कारण है। ए इज क्वालिटेटिव रिसर्च इन इंडिया हैज अ लॉन्ग वे टू गो टू रीच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने में भारत में गुणवत्तापूर्ण शोध को अभी लंबा रास्ता तय करना है। क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में यह एक कथन दे रखा है कि अभी इंडिया में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्वालिटेटिव रिसर्च के जो एक लेवल है वहां तक पहुंचने के लिए। अब इसका रीजन क्या दे रखा है वो देखते हैं। बिकॉज द फंडिंग एजेंसी डू नॉट सपोर्ट क्वालिटेटिव रिसर्च इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो फंडिंग एजेंसियां हैं जहाँ से हमें वित्त मिलता है वो शैक्षिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शोध का पोषक नहीं करती, मतलब उन्हें सपोर्ट नहीं करती हैं। ऐसा रीजन ये बता रहे हैं। अब आपको ये बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी और सी या डी। A is both A and R are true and R is the correct explanation. B is both A and R are true but R is not the correct explanation. C, A is true but R is false. D, both A and R are false. Which one is correct? जल्दी बताइए। Yes, correct option is C. A तो सही है। A की बात जो ये कह रहे हैं कि इंडिया में अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्वालिटेटिव रिसर्च को और आगे बढ़ाने के लिए, ये ऑप्शन हमारा सही है। ये वाला जो असर्शन है, अभिकथन है, वो सही है। पर ये वाली बात गलत है कि गवर्नमेंट उसको या फंडिंग एजेंसीज जो हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च को सपोर्ट नहीं करती। ये स्टेटमेंट हमारा एक गलत स्टेटमेंट है। इसलिए ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपके आंसर सही जा रहे होंगे और आप साथ में आंसर्स भी दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 90। डिकंस्ट्रक्शन इज अ पॉपुलर मेथड ऑफ रिसर्च इन। ये नया वर्ड है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। विसंरचना निम्नलिखित में से किस में शोध की एक लोकप्रिय विधि है? ऑप्शन ए इज बेसिक साइंस मौलिक विज्ञान, बी इज अप्लाइड साइंस अनुप्रयुक्त विज्ञान, सी इज सोशल साइंस समाज विज्ञान एंड डी लिटरेचर या साहित्य। इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है? जल्दी से बताइए। सही आंसर इज लिटरेचर या साहित्य। जो डिकंस्ट्रक्शन मेथड है वो रिसर्च के क्षेत्र में जो लिटरेचर में रिसर्च होती हैं उसके क्षेत्र में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आई होप आपका आंसर सही गया होगा और आपके आज के सारे आंसर्स सही गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर करने का पूरा ट्राई करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है देन इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे कि नेक्स्ट टाइम ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। और अगर आप इस चैनल पर नए थे देन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।